तो जैसे हमने आत्मनेपदी के भी प्रत्यय देख लिए और उसके सेंटेंसेस आप लोग अभी वर्कआउट करके आओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है नाम पद विभक्ति के प्रत्यय, उसमें नाम पद विभक्ति के प्रत्यय जो पहले वाला बॉक्स है वो आपको नहीं पढ़ना है, तो आप लोग बुक में ही कैंसिल मार्क कर दीजिए। इसकी जगह आप लोगों को ओल्ड बुक में पार्ट 19 के बाद, संबोधन वाले पार्ट के बाद, वहाँ पे आपको बाल के रूप मिलेंगे। आई थिंक पेज 36 होगा, चेक। ओल्ड बुक का बोल रही हूँ, न्यू बुक वाले एक बार घुमा के देखिए। हाँ, आपके 5-6 पार्ट छोड़ के फिर ही आएगा न्यू बुक वालों को। पेज 36, 37 और ये इसी के बाद वाले पार्ट में पेज 41। तो देखिए आपको है ना पेज 36 में बाल के रूप है। 19 संबोधन वाला जो पार्ट है, 19th पार्ट ओल्ड बुक में, उसके बाद में अकारांत पुल्लिंग नाम के रूप है, बाल के रूप। फिर नेक्स्ट पेज में अकारांत नपुंसक लिंग कमल के रूप है। और उसके बाद जो सर्वनाम है वो भी आप लोगों को याद करने हैं, पर वो आप कल करोगे तो चलेगा। पहले आज के लिए आप लोगों के होमवर्क में ये दो और माला, पेज नंबर 41, माला के रूप, हाँ वो आपको याद करना है। पेज नंबर इसी के अगले पार्ट में माला के रूप है, तो ये आपको याद करना है। अभी तो जो बॉक्स हम लोग जो नाम पद विभक्ति के प्रत्यय वो जो पार्ट देख रहे थे, उसमें जो फर्स्ट बॉक्स है वो आपको नहीं पढ़ना है, कैंसिल कर दीजिए। फिर पहला पॉइंट भी कट करना है। पहला पॉइंट है विभक्ति के प्रत्यय यहाँ मूल स्वरूप में दिए गए हैं, परंतु कई नामों के साथ उन प्रत्ययों का आदेश अथवा लोप भी होता है, उसका निर्देश उन स्थानों में किया जाएगा, कैंसिल। ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए। सआदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। हमारा मूल शब्द यानी कि नाम था बाल, इसके रूप में बनता है बालः, बालौ, बालाहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम कहा जाता है और इसके जो एक एक रूप बनते हैं उसे हम पद कहते हैं। जैसे हमने नम, ये धातु था, जब इसको प्रत्यय लग गया, धातु को जब प्रत्यय लग गया, विकरण प्रत्यय और प्रेजेंट टेंस का प्रत्यय, तो ये बन जाता है पद। वैसे ही ये है नाम, तो नाम धातु और ये सारे पद। नाम को विभक्ति के प्रत्यय लगने के बाद वो बनते हैं पद। धातु को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, भविष्यकाल आदि जो भी प्रत्यय लगने के बाद वो बनता है पद। तो जब भी कोई पद कहता है आपको समझना है कि वो प्रत्यय लगाने के बाद जो बना है उसकी बात है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में से जितना समझेंगे तो चलेगा। आगे अवर्ण के बाद ए या आई आए तो दोनों मिलाकर आई होता है, और अवर्ण के क्लियर हुआ? इसमें भी ऐसे ही 4 स्टेप आएंगे। ये मैंने आपको सिंगल में लिख के दिखाया और ये पूरा लिख के दिखा दिया। अवर्ण के बाद ए आई आए, मतलब अ प्लस ए हो इसकी तरह तो उसका आई होगा, अ प्लस आई हो तो भी आई होगा।
आ प्लस ए हो तो भी आई होगा और आ प्लस आई हो तो भी आई ही होगा। वैसे ही अ प्लस ओ आओ, आ प्लस ओ आओ, अ प्लस आओ आओ, आ प्लस आओ आओ। क्लियर? अ वर्ण मतलब अ या आ के बाद ए या ओ आए, ए या ओ, ए आई या ओ औ आए तो इसका आई होगा और इनका आओ होगा। क्लियर? अ वर्ण के बाद ए तथा आई आए तो दोनों मिलाकर आई होगा और ओ या औ आए तो औ होगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक संधि नियम की तरह देखिए। इन्होंने यहाँ पे वो विभक्ति के प्रत्यय में कैसे लगा है उसके लिए दिया है, आप यहाँ पे उसको सिर्फ संधि नियम की तरह जानिए कि अ के साथ ए जुड़े या आ के साथ ए जुड़े तो आई बनता है एक्सेट्रा। ठीक है? प्रथमा विभक्ति का अर्थ प्रत्यय लगने पर पूर्व के अ का आ हो जाता है, कैंसिल, जरूरत नहीं है। समान स्वर के बाद स्व समान स्वर है तो दोनों मिलकर स्व दीर्घ स्वर बन जाते हैं। समान स्वर के साथ स्व इसका खुद का समान स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। सेम ऊ प्लस ऊ, इसमें अगर ई प्लस दीर्घ ई भी आए तो भी वो दीर्घ ई ही बनेगा। समझ में आया? तो समान स्वर के साथ स्व समान स्वर आए तो दोनों मिलाकर स्व का ही दीर्घ स्वर बनता है। क्लियर? वाक्य में जो नाम क्रियापद के साथ सीधा संबंध रखता है वह मुख्य नाम कहलाता है और शेष गौण नाम। जैसे एक ही सेंटेंस में है मीरा काजल के साथ खा रही है। क्रियापद क्या बोलोगे? तो खा रही है। कौन खा रही है? मीरा खा रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मीरा हुई। काजल के साथ खा रही है, काजल इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं होगी तो भी मीरा तो खा ही रही है। समझ में आ रहा है? जो भी नाम क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखे वह मुख्य नाम होता है और उसे फर्स्ट विभक्ति लगती है। बाकी सब जो भी नाम होते हैं वो सब गौण नाम कहे जाते हैं। सेंटेंस में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएगी, मतलब बहुत सारे नाम एक सेंटेंस में आएंगे, लेकिन क्रिया के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन रखता है, क्रिया जो कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, वो उसको फर्स्ट विभक्ति लगती है और वो ही मुख्य होता है। ठीक है? तो वाक्य में जो नाम क्रियापद के साथ सीधा संबंध रखे वह मुख्य नाम कहलाता है और शेष गौण नाम। मुख्य नाम को प्रथमा विभक्ति होती है, मैंने आप लोगों को बोल दिया। क्लियर? अभी जितने भी मीनिंग्स हैं वो आप लोगों को याद करने हैं और उसके रूप बनाने हैं बाल की तरह। जैसे आपने अगर बाल का रूप याद कर लिया तो आपको आएगा, रूप याद करने का इजी वे ये होगा कि जैसे बालः बालो बालाः, ये आपकी प्रथमा विभक्ति। बालम बालो बालान, थर्ड बालेन बालेन, हाँ कोई भी बालेन मत बोलना इसे। बालाय बालात् बालस्य बाले, बालाभ्याम बालाभ्याम बालाभ्याम, बालयोः बालयोः। फिर आएगा आपका बालैः बालेभ्यः बालेभ्यः बालानाम। देख लीजिए बालानाम और बालेषु, फिर संबोधन बाल बालो बालाः। ठीक है? यहाँ पे आपका संबोधन होगा। तो वास्तव में आपको ये आपकी विभक्ति हो गई, फर्स्ट प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और एक वचन, द्विवचन,
बहुवचन। क्लियर? तो अभी आप लोगों को हमने इसे ऐसे याद किया है, बालः बालो बालाः, बालम बालो बाला, प्रथमा और द्वितीया हॉरिजॉन्टल याद किया। उसके बाद थर्ड से लेके सेवेंथ तक वर्टिकल, बालेन बालाय बालः बालस्य बाले, बालभ्यं 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 बालयोः बालयोः, बालेहि बालेभ्यः बालेभ्यः बालानां बालेषु। तो अगर हम इस तरह से याद करें तो हमको इजीली याद होता है। अगर आप लोगों को बालः बालो बालाः, बालम बालो बालम, बालेन बालभ्यं बालेहि, बालाय बालभ्यं बालेभ्यः ऐसे याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। प्रथमा द्वितीया हॉरिजॉन्टल, थर्ड से सेवेंथ सीधा सीधा वर्टिकल, फिर संबोधन बाल बालो बाला। तो ये आपको इजी रहेगा। इस तरह से आपने बाल के रूप याद कर दिए। उसके बाद इसी पार्ट में आचार्य, तो इसके जैसे रूप बनाना है। आचार्यः आचार्यौ आचार्याः, आचार्यम् आचार्यौ आचार्या, आचार्येण आचार्याय आचार्येण आचार्याय आचार्यात् आचार्यस्य आचार्ये, आचार्याभ्याम 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 आचार्ययोः आचार्ययोः। ऐसे करके बाल, कूर्म, रतिलाल, रूप, मोदक, चंद्र, मयूर सबके रूप एक बार लिखने हैं, 5 बार बोलने हैं, फिर आगे के सेंटेंसेस वर्कआउट करने हैं। सेंटेंसेस कैसे वर्कआउट करने हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। एक एग्जांपल सिर्फ देख लीजिए। हिंदी में अनुवाद करो जो है उसमें आपको दिया हुआ है रतिलालः पृच्छति। तो पृच्छति से आपको पता चला कि वो 3-1 है, करेक्ट? पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? रतिलाल पूछ रहा है, तो रतिलाल को फर्स्ट विभक्ति लगी है। फिर से देखिए, पृच्छति आपका क्रियापद है, मतलब पूछ रहा है। क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट संबंध हो उसे प्रथमा विभक्ति लगती है। तो जैसे बालः है वैसे रतिलालः होगा, तो रतिलाल पूछ रहा है। इसको हम डिटेल में और थोड़ा बाद में भी देखेंगे। इस तरह से आप लोगों को ये सेंटेंसेस वर्कआउट करना है। आपके सेंटेंसेस में थोड़े अव्यय भी दिए गए हैं, तो इसके बाद वाला जो पार्ट है संधि नियम, वो छोड़ के उसके बाद में वाला जो पार्ट है अव्यय, उसमें से आप अव्यय के मीनिंग्स देख के यूज़ कर दीजिए। अव्यय का पार्ट हम आपको बाद में आराम से लेंगे। अव्यय का भी बस अव्यय में सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देख लीजिए। व्यय का मतलब है चेंज होना, अव्यय मतलब इसका ऑपोजिट नो चेंज। अव्यय कभी भी इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे हमने देखा कि जितने भी धातु या नाम है उन सब का जब सेंटेंस में प्रयोग होता है तो कोई ना कोई विभक्ति लगी है, कोई ना कोई प्रत्यय लगा है और उसके कारण उसके कोई ना कोई रूप बन रहे हैं। लेकिन अव्यय ऐसी चीज़ है जिसमें कभी कोई रूप नहीं लगते हैं। 3 ही पॉइंट है संधि नियम के बाद वाला पार्ट, 3 ही पॉइंट देख लीजिए। अव्यय नाम को लगे हुए विभक्ति के प्रत्यय का लोप हो जाता है, बेसिकली प्रत्यय रहता ही नहीं है। तो आप ऐसा ही समझ सकते हो कि अव्यय को ऐसे का ऐसे रखना है। विभक्ति के प्रत्ययों का लोप होने के बाद भी वह पद कहलाता है। हमने नाम और धातु में क्या किया था, नाम और धातु कहे जाते हैं, प्रत्यय लगने के बाद वो पद कहा जाता है। यहाँ अव्यय में कैसा है, जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुशस, तो बहुशस ऐसे अव्यय भी है और यही पद भी है। यही अव्यय भी मतलब बहुत बार, तो इसमें मीनिंग में है बहुशस मतलब बहुत बार, तो ये खुद अव्यय भी है और यही पद भी है। कोई रूप लगने के बाद या विभक्ति या प्रत्यय लगने के बाद इसको पद कहा जाए ऐसा नहीं होता है। जिसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को इससे पता चल गया, अव्यय में कभी चेंज नहीं होता। अव्यय का मतलब है चेंज होना, अव्यय कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब अकेला रहता है। क्लियर? चलो, इसमें भी जितने भी सेंटेंसेस आपको, इसमें जितने भी मीनिंग्स आ रहे हैं वो आपको बाल वाले पार्ट में यूज़ करने हैं, तो आपका पार्ट इजीली हो जाएगा। क्लियर? कल हम लोग संधि नियम देखेंगे। जिन्होंने फिर कुछ भी कहा गया हो तो मन में ऐसे मिच्छा में दुखा। सभी को प्रणाम।